हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम बात करते हैं अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 की, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पार्ट 2। देखो, जो इससे पहले वाला चैप्टर था, चैप्टर 12, जिसको अभी तक हम कर चुके हैं, ये चैप्टर कुछ उससे अलग नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी में ही है ये चैप्टर। अब वो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता तो राइटर ने इसके लिए दूसरा पार्ट बना दिया। जैसा कि हम टाइगर कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, फिर लेपर्ड कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, अब उसी की एक्सटेंशन है ये चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर बात शुरू होती है एलिफेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड। एलिफेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड आर्टिकल श्रेया हम लोगों ने अप्रैल की मैगजीन में पढ़ा था, विजन आईएएस के करंट अफेयर में, है ना, जिसमें हमने ये सारा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एशियन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, है ना, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। तो एक बार के लिए जैसे टाइगर के कंटेक्स्ट में टाइगर सेंसस वाला जो आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि अप्रैल की मैगजीन में था विजन आईएएस में, हमने उसके ऊपर डिस्कशन भी कर चुके हैं। एक बार आप उसको गो थ्रू कर लोगे तो वो टाइगर कंजर्वेशन वाला टॉपिक आपको और अच्छे से हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को अप्रैल 2023 की जो विजन आईएएस की जो मैगजीन है, वहाँ से हम लोगों ने अपने कोर्स में, फाउंडेशन कोर्स में, जो एलिफेंट का आर्टिकल डिस्कस करा था, एक बार आप उसको सुन लोगे तो ये चीज़ आपके लिए मतलब और अच्छी हो जाएगी और आपको कुछ वैल्यूडेशन भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले राइटर स्ट्राइक करता है डायरेक्टली कि डिफरेंस क्या है अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट में। एलिफेंट के कंटेक्स्ट में सबसे पहले एक रूल को जानते हैं। एलिफेंट जो होते हैं वो मैट्रियार्कल होते हैं, यानी कि जो हाथियों के ग्रुप में जो हथनियाँ होती हैं, जो फीमेल एलिफेंट होती हैं, वो लीड करती हैं ग्रुप को, वो बताती हैं डायरेक्शन, वो बताती हैं कि आज दिनचर्या कैसी होगी, क्या करना है और खाना पीने का बंदोबस्त कैसे करना है। यानी कि सोल डिसीजन मेकर जो होता है हाथियों के ग्रुप में, वो फीमेल एलिफेंट्स के पास होता है। उन हाथी के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें, वो मम्मियों के पास होता है, ठीक है, कि जो लेडी हैं, जो फीमेल हैं, जो हाथी के बच्चों की जो मम्मियां हैं, वो ज़्यादा लीड करती हैं ग्रुप को एज़ कम्पेयर टू मेल। ओके, यही एक ट्रिकी स्टेटमेंट थी जो कि यूपीएससी ने 2020 में पूछी, और वो क्वेश्चन आया भी इसलिए था, ये वाला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। अगर आप 1 को जानते तो आप सिर्फ ए और डी तक जो है वो आराम से पहुंच सकते थे, मतलब बी और सी को एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया इसलिए था, 2020 का ये पेपर है प्रीलिम्स का, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, और उससे पहले एक घटनाक्रम हो गई थी। कुछ बच्चों ने ऐसे ही हंसते खेलते या लड़कपन के चलते एक प्रेग्नेंट हथनी को एक पटाखा खिला दिया था, फायर क्रैकर खिला दिया था, जिससे उस हथनी की मौत हो गई थी। आप लोगों ने सुना होगा शायद से। तो उसके कंटेक्स्ट में उससे रिलेट करके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। लॉकडाउन की बात है, कोविड की टाइम की बात है, जब ये हथनी के साथ ऐसा हुआ था, तो वहीं से ये क्वेश्चन ये है जो डिराइव हुआ हाथी के ऊपर, जो इंडियन एलिफेंट के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। खैर छोड़ो, हम डायरेक्टली स्ट्राइक करते हैं कि एशिया में मिलने वाले एलिफेंट अफ्रीका में मिलने वाले एलिफेंट से कैसे अलग होते हैं। देखो, एशिया में जो एशिया बीइंग का कॉन्टिनेंट, वहाँ पर जो एलिफेंट मिलते हैं, ऐसा माना जाता है कि लगभग जो है उनकी जनसंख्या 40,000 से 50,000 के बीच में मिलते हैं, ठीक है। और अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो 4,15,000 है। यानी कि ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं एलिफेंट, अगर कोई आपसे पूछे एशियन कॉन्टिनेंट में कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 28,000 हाथी जो भारत में हैं, ठीक है। इन 40 से 50,000 जो पूरे एशिया के अंदर जो एलिफेंट मिलते हैं, उनमें से 28,000 हाथी की संख्या सिर्फ भारत में आपको मिलती है। और उस 28,000 में से भी 25% जो हाथी हैं वो कर्नाटका में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। यानी कि स्टेट विद द लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन कर्नाटका, ठीक है। एशियन एलिफेंट की सब स्पीशीज़ हैं इंडियन एलिफेंट, सुमात्रन एलिफेंट, श्रीलंकन एलिफेंट। अब यहाँ पर यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा वो था विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स। अब अगर मैं इसको ब्रॉड कैटेगरी के क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ये वर्ड कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू
एशियन एलिफेंट, ठीक है। तो एशियन, सुमात्रन एंड श्रीलंकन। सुमात्रा कहाँ पर है, कौन सा आइलैंड है, कहाँ पर है, इंडोनेशिया, ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट में जो एशियन एलिफेंट होते हैं वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि EN, ठीक है। बात करते हैं अफ्रीकन एलिफेंट की। इनको आप फॉरेस्ट एलिफेंट भी कहते हो, और दो तरीके के मिलते हैं वैसे तो, कहते क्या हो कि फॉरेस्ट एलिफेंट, मार्क कर देता हूँ, या सवाना एलिफेंट। अफ्रीका में कुछ मिलेंगे आपको सवाना ग्रासलैंड के अंदर और कुछ मिलेंगे फॉरेस्ट के अंदर। तो जो फॉरेस्ट एलिफेंट है, अफ्रीकन एलिफेंट जो है, उनकी जो सब स्पीशी है वो IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और जो सवाना एलिफेंट है IUCN की रेड लिस्ट में वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है एशियन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट भी साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। इसके अलावा हमारे देश की अगर आप बात करो तो एशियन एलिफेंट की जो सब स्पीशी है इंडियन एलिफेंट, तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। अब एशियन एलिफेंट में से इंडियन एलिफेंट ही को तो हम देखेंगे ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। सुमात्रा और श्रीलंकन एलिफेंट तो हमारे देश के अंदर मिल नहीं रहा, वो तो सुमात्रा में और श्रीलंका में मिलेंगे, राइट। एशियन एलिफेंट की कैटेगरी जो है उनमें से सब स्पीशी जो है हम इंडियन एलिफेंट को ही देखेंगे ना। तो एक्चुअली आप ऐसा इसका लिंक बनाना, एशियन एलिफेंट में से इंडियन एलिफेंट, और वो इंडियन एलिफेंट जो आता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में आता है, क्योंकि ये एक IUCN एक इंटरनेशनल चीज़ है, साइट्स एक इंटरनेशनल चीज़ है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 किसकी चीज़ है, ये हमारी इंडियन चीज़ है, ओके। मतलब इंडिया का लेजिस्लेशन है, उसके अंतर्गत बात हो रही है शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 की बात हो रही है और अपेंडिक्स 1 की बात हो गई साइट्स के, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, उसको यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, इनको मिलती है हाईएस्ट प्रोटेक्शन और किलिंग इज प्रोहिबिटेड। याद है वो जैम्बिया की केस स्टडी श्रेया, वो हाथी की मतलब वो आइवरी की तस्करी के लिए बैन लगा दिया गया था। उन्होंने परमिशन भी मांगी थी कि जितने आइवरी हैं उसका व्यापार हमने करने दिया जाए, मना कर दिया था, है ना। IUCN और साइट्स ने क्या नहीं, ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। अब देखो, सिर्फ कुछ ही मेल एशियन एलिफेंट्स के पास होती है टस्क, ठीक है। और टस्क क्या होता है हाथी में, टस्क क्या होता है, सब लोग बताओ। टस्क नहीं पता है हाथी का, दांत बाहर का, ठीक है। उसके बाद बोथ मेल एंड फीमेल एलिफेंट्स ग्रो टस्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एशियन एलिफेंट्स में मेल हाथी में तो होता है, हथनियों में टस्क नहीं होता, ठीक है। ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट्स हैव टस्क, और जबकि अफ्रीका के अंदर बोथ मेल एंड फीमेल एलिफेंट्स ग्रो टस्क। और एशिया के अंदर मैं ये बता रहा था, सॉरी, कुछ ही सिर्फ मेल एशियन एलिफेंट्स के पास टस्क होता है, जबकि अफ्रीका में बोथ मेल एंड फीमेल एलिफेंट्स ग्रो टस्क। ये वाली बात याद रखना है, स्पेशली इसकी। ये आपको क्या करेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये वाली स्टेटमेंट आपको इस एशियन एलिफेंट या इंडियन एलिफेंट के कंटेक्स्ट में आ जाएगी। उसके बाद दे हैव ओनली वन फिंगर लाइक फीचर ऑन द एंड ऑफ देयर ट्रंक and they have two finger like features at the tip of their trunk। जैसे ये जो सूंड है, सूंड का जो एंड का ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये सिर्फ एक है ऐसा, और यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा है, इसकी बात हो रही है। अच्छा, ये फीचर अलग अलग क्यों है, मतलब जितने भी हम डिफरेंस जैसे जान रहे हैं, ये अलग अलग क्यों है फीचर, मतलब अफ्रीकन एलिफेंट में कुछ अलग है, एशियन एलिफेंट में अलग है। आप क्या कहोगे, इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आप? हाँ, वेरिएशन तो है, और बेसिकली अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में ये इनकी इवोल्यूशनरी फीचर्स हैं, सिंपल है ना, वो इवॉल्व भी इस तरीके से हुए हैं। चलिए,
तो एशियन एलिफेंट्स आर स्मॉलर देन देयर अफ्रीकन कजन्स। कुछ और डिफरेंस देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। सर से शुरुआत करते हैं। फोरहेड कर्व्स स्मूथली, अफ्रीकन एलिफेंट, ये अफ्रीकन है, ये अफ्रीकन एलिफेंट है, मैं मार्क कर देता हूँ को। ठीक है, और ये एशियन एलिफेंट। ध्यान से सुनना कुछ और डिफरेंस, ठीक है। फोरहेड जो माथा है वो उसमें वो एक स्मूथ कर्व लेता है, जबकि फोरहेड हैज 2 हम्स, ये थोड़ा सा उठा हुआ है। उसके बाद ईयर्स कवर शोल्डर, ईयर्स डू नॉट कवर शोल्डर। लेकिन मुझे ये बताओ, हाथियों के जो कान होते हैं वो इतने बड़े क्यों होते हैं? हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? वो एक प्रकार से उनके लिए एक हीट डिसिपेशन मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। हीट डिसिपेट करने का मतलब क्या है? सिर्फ गर्मी को भगाना है ना, तो उसके लिए हीट डिसिपेशन मैकेनिज्म का काम करते हैं। ओके, उसके बाद दे आर टॉलेस्ट एट द आर्क ऑफ बैक, ये अपनी पीठ के पास से मतलब जो होते हैं ये वहाँ से ज़्यादा ऊंचे होते हैं। ये यहाँ पर इनकी बैक डिप होती है, हल्का सा यहाँ पर एक गड्ढा होता है जो की हुई होती है, एंड दे आर टॉलेस्ट एट द शोल्डर। ओके, उसके बाद इनकी जो सूंड होती है उसमें गैप होता है अफ्रीकन एलिफेंट में, जबकि एशियन एलिफेंट की एक सिंगल सूंड होती है। यहाँ पर जो पीछे वाले पैर होते हैं एशियन एलिफेंट में, वहाँ होते हैं 4 टो, आगे वाले में 5 टो। अफ्रीकन एलिफेंट के अंदर आगे वाले पैर के अंदर 4 या 5 टो हो सकते हैं, एशिया वालों के फिक्स है 5, यहाँ पर 4 या 5। एशियन एलिफेंट में पीछे 4 टो थे, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट में पीछे होते हैं 3 टो। अब ये जो आपका जैसे पेट होता है, अब यहाँ पर आपका पेट किसी किसी का बिल्कुल फ्लैट हो सकता है, कोई झुकाव नहीं है, मोटापन नहीं है, थुलथुलापन नहीं है, और उसके साथ साथ कोई रिंकल्स नहीं है, आपके कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, कोई झुर्रियों की तरह वो पेट झुका नहीं हुआ है। ऐसा एशियन एलिफेंट में होता है। लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट काफ़ी ज़्यादा पेट की साइड से थुलथुले से होते हैं, बैगी से होते हैं, और दे हैव लूजर एंड मोर रिंकल्ड स्किन। ठीक है, ये कुछ ऐसे रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं जो कि आपको एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं आपका क्वेश्चन क्लियर करने में, कवर करने में, क्योंकि यूपीएससी अगर एक बार इसको पूछ चुका है साल 2020 में, तो स्टेटमेंट की फॉर्म में कभी ना कभी और दे सकता है वो आपको। ठीक है, अब अफ्रीका के कंटेक्स्ट में राइटर हमें बता रहा था कि यहाँ पर 2 तरह की सब स्पीशीज़ होती हैं अफ्रीकन एलिफेंट की, एक फॉरेस्ट एलिफेंट और एक सवाना एलिफेंट। हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, यानी कि अब ये जो दोनों एलिफेंट हम पढ़ रहे हैं ये अफ्रीका के पढ़ रहे हैं। ठीक है, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, अफ्रीकन सवाना एलिफेंट या बुश एलिफेंट। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, आई एम सॉरी। एशियन एलिफेंट का साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस, और अफ्रीकन एलिफेंट का साइंटिफिक नेम है लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना। ठीक है, तो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और जबकि अफ्रीकन सवाना या फिर अफ्रीकन बुश एलिफेंट जो है वो एंडेंजर्ड है। हैबिटेट क्या है? ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं सेंट्रल अफ्रीका के, एंड इन द रेंज ऑफ हैबिटेट्स इन वेस्ट अफ्रीका, ये वहाँ रहते हैं। यानी कि आप ऐसा समझ लो, सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। और अफ्रीकन सवाना जो एलिफेंट है उनका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पर रहते हैं? वो सब सारन अफ्रीका में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट। जो अफ्रीकन सवाना या बुश एलिफेंट है वो लार्जेस्ट लिविंग टेरेस्ट्रियल एनिमल है, मतलब धरती पर पाया जाने वाला सबसे विशाल जीव। ठीक है, धरती पर पाया जाने वाला। शब्दों में प्लीज़ डिफरेंशिएट करने की कोशिश करना। अगर मैं
लार्जेस्ट लिविंग एनिमल के बारे में लिखूं और टेरेस्ट्रियल वर्ड को गायब कर दूं तो आप क्या कहोगे? आपका आंसर क्या होगा? पृथ्वी का कौन सा होता है सबसे बड़ा एनिमल? कौन सी वेल? ब्लू वेल, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं लिखूँ लार्जेस्ट लिविंग एक्वेटिक एनिमल, तब भी उसका आंसर ब्लू वेल होगा। लेकिन अगर मैं लिखूँ लार्जेस्ट लिविंग टेरेस्ट्रियल एनिमल तो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट। अच्छा, अगर मैं लार्जेस्ट लिविंग एवियन एनिमल की बात करूँ तो, वैसे एनिमल तो नहीं बोला जाता है बर्डों को, लेकिन चलो बर्ड की बात करूँ, कौन सी बर्ड होती है? वेरी गुड, शाबाश, ऑस्ट्रिच। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम बचपन में पढ़ते थे जब हमने जस्ट EVS वगैरह लाइफ में सेकंड थर्ड क्लास में इंट्रोड्यूस कर रखी थी। अब वही जब ये चीज़ें बात वही होती है ना कि जिसका टच में रहो वो चीज़ें ईजी लगती हैं, जो बहुत टाइम के बाद देखो तो वो मुश्किल लगती हैं। अब एक्चुअली बिस में श्रेया खेल तो पूरा जो हमारा सेट था अफ्रीका का, अशोका का, वो तो 6 क्लास में ही सेट था पूरा UPSC का, वो तो बस टच में रहे नहीं, है ना। इसलिए दोबारा जब पढ़ते हैं तो टफ लगता है। तो हमें तो बचपन में ही ट्रेन कर दिया गया था इन सब चीज़ों के लिए कि लो ये हड़प्पा है, ये ऐसा है वैसा है। तुम्हें बचपन में याद भी? वैसे मैं तो निकम्मा था, मुझे तो नहीं याद कि हड़प्पा जैसे कोई टर्म भी सुनी भी थी मैंने, कि पता नहीं कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है। पता नहीं कैसे पास हो गया मैं 6-7 क्लास में। तो अफ्रीकन एलिफेंट या बुश एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग टेरेस्ट्रियल एनिमल। ठीक है। पोचिंग एंड लैंड यूज चेंजेस रिमेन इंपॉर्टेंट चैलेंजेस टू अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन। और एलिफेंट के केस में तो देखो, उनको मारना और उनकी तस्करी होना सिर्फ एक ही चीज़ के लिए होती है, वो क्या होता है? टस्क, जिससे क्या बनता है? आइवरी के प्रोडक्ट्स, है ना, आइवरी एंड आइवरी प्रोडक्ट्स। आपको पता है आइवरी के कंटेक्स्ट में आइवरी की मूर्तियाँ भी बनती हैं, मैंने आपको दिखाया भी था हड़प्पन वगैरह के लेक्चर में जो NCERT वाले हैं। और फिर हड़प्पा में ही देख लो, वो लोग स्केल जो बनाते थे वो किससे बनाते थे? आइवरी स्केल, है ना। उसके बाद एज बोथ मेल एंड फीमेल पोजेस टस्क, इम्पैक्ट ऑफ आइवरी पोचिंग इज स्पेशली सीवियर। ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे ना कि बोथ मेल एंड फीमेल एलिफेंट ग्रो टस्क, तो यानी कि ज़्यादा तस्करी के चांसेस किसके हो जाते हैं? अफ्रीकन एलिफेंट के। पहले जो अफ्रीकन एलिफेंट थे उनको एक सिंगल स्पीशी माना जाता था और कॉमनली बोल दिया जाता था कि अफ्रीकन एलिफेंट्स एक ही प्रकार के एलिफेंट होते हैं और वो वल्नरेबल हैं। ठीक है, बाद में देखा गया कि नहीं यार, उसमें भी 2 वैरायटी होती है, एक है अफ्रीका के फॉरेस्ट एलिफेंट और एक है अफ्रीका के सवाना या फिर बुश एलिफेंट। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जो 2 स्पीशीज़ हैं, फॉरेस्ट और सवाना अफ्रीकन एलिफेंट, उनको सेपरेटली असेस करा गया IUCN की रेड लिस्ट में। एक का स्टेटस है फॉरेस्ट एलिफेंट का अफ्रीका के क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और वहीं पर अफ्रीकन सवाना एलिफेंट का स्टेटस है एंडेंजर्ड। ठीक है, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो होते हैं दे हैव लॉन्गर प्रेगनेंसी देन एनी अदर मैमल। ठीक है, इंसानों के अंदर प्रेगनेंसी मैक्सिमम कितने मंथ्स की रहती है? 9 मंथ्स की रहती है। आपको ये वाली बात पता है कि ये जो प्रेगनेंसी होती है, वैसे तो चलो इसको इतना तो पता है कि आपको इसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं ना, मतलब कितना टाइम वेट करना है, क्या करना है। और ये जो अलग अलग प्रकार के मैमल्स होते हैं उनमें वेटिंग पीरियड अलग अलग मंथ्स का होता है। ठीक है, अब कॉमनली रिलेट करने की कोशिश मत करना, मतलब अगर देखो ये वाला डाउट है या अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगती है कि इंसानों में प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है तो फिर बाकी सारे मैमल्स या फिर जो भी फीमेल एनिमल्स होते हैं, स्पीशीज़ होते हैं, उनमें भी 9 मंथ की होती होगी। ठीक है, एक बार को आपको दिक्कत लग सकती है, आपने कभी सुन नहीं रखा होगा इस चीज़ को, तो लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग मैमल के अलग अलग प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होता है। अब जब आप PMF-IS में या फिर इन्वायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट में जब डील करते हो अच्छे से, तब आपको ना फ़र्क समझ में आने लग जाएगा अभी कुछ टाइम में, कुछ महीनों में ना, कि अच्छा नहीं यार, हमने वहाँ पर सुना था कि जो काइवेट एनिमल होता है उसके अंदर अच्छा जेस्टेशन पीरियड इतने महीने का होता है, इंसानों का तो चलो पता ही है 9 महीने का होता है, फिर वेल्स के अंदर इतना होता है, क्रोकोडाइल के अंदर इतना होता है। ये आपको मतलब धीरे धीरे करके अभी पता लग जाएगा और पता लग जाएगा। उनमें से अगर मैं आपको एक रूल बताऊं तो ये होता है कि देखो, अगर कोई बड़ा मैमल है ना तो उसका जेस्टेशन पीरियड जनरली बड़ा होता है,
ये मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, और इस रूल को मैं अभी थोड़े चैप्टर्स और आगे जाने दो अभी हमें, मैं आपको तब और अच्छे से समझा पाऊँगा इस रूल को, ठीक है। और थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी के साथ भी मतलब मैं आपको इसको बता पाऊँगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के साथ। जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है, अगर हम वहाँ पर बात करें तो कोई भी जितने मैमल्स हैं अर्थ के ऊपर, उसमें सबसे बड़ा प्रेगनेंसी पीरियड इन्हीं का होता है 22 महीने का। 22 महीने तुम समझ रहे हो, ऑलमोस्ट मतलब 2 साल, राइट। 24 महीने 2 साल हो जाते हैं ना, ऑलमोस्ट मतलब 2 साल से 2 महीने कम मान लो, राइट। अब बेसिकली क्या होता है, इसकी वजह से इनकी जो प्रॉब्लम होती है कंजर्वेशन की, मतलब कंजर्वेशन करवाने की जो टेंडेंसी होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अटकलें आती हैं। अटकलें इसलिए आती हैं यार, एक प्रेग्नेंट हथनी अपने 18वें महीने के अंदर है, 12वें महीने के अंदर है, 14th मंथ के अंदर है, वो रेस्टिंग पीरियड पे होती है। और हथनी है यार, छोटा मोटा जानवर नहीं है, वजन बहुत ज़्यादा होता है। अब आप उसको होड़ होड़ करके उठा रहे हो वहाँ से, कुछ चेन खींच के लेके जा रहे हो मान लो। हथनी या हाथी बड़ी मुश्किल से अपने घुटनों पे थोड़ी देर बैठता है, फिर उठ पाता है एकदम से, है ना। आपने देखा होगा अक्सर, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह के अंदर जब ये घुमाने लेकर जाते हैं तब भी ऐसा ही होता है। पहले आप हाथी जो है, हाथी को चलाने वाला जो होता है, आई थिंक उसको महावत कहते हैं हिंदी के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जो महावत क्या करता है, पहले हाथी को बिठाता है, उसके ऊपर जो भी टोकरी या बास्केट बन रखी होती है, फिर आप पहले उसमें बैठते हो, फिर हाथी एकदम से पहले घुटनों पे बैठता है और फिर उठता है एकदम से जल्दी से, है ना। उसको थोड़ा सा एक अपने वजन के हिसाब से एक रेस्ट चाहिए होता है। जैसे जो मोटे लोग होते हैं, वो शूज़ ना इतनी आसानी से सोफे पे बैठ के नहीं बांध पाते, उनका पेट अड़ता है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप हो तो आप घुटनों पे बैठ के कैसे भी करके, मतलब किसी भी दीवार पे पैर रख कर कैसे भी करके अपने जूते बांधोगे आप फटाफट। हाथी के केस में उसका वजन ज़्यादा होने के कारण वो पहले घुटनों पे बैठेगा, उसके बाद एकदम से खड़ा होता है। प्रेग्नेंट हथनी जो होती है, अब जैसे आप ह्यूमन प्रेगनेंसी को अगर आप इमेजिन कर पाओ तो देखो, फीमेल्स के कंटेक्स्ट में, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ पहले मैं, कि फीमेल्स के कंटेक्स्ट में देखो, बच्चा किसी किसी का क्या होता है कि औरत का पेट ऊपर की साइड से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और किसी किसी का नीचे की साइड से ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि उठने बैठने, करवट लेने में या एकदम से भागा दौड़ी करने में प्रॉब्लम तो देखो है, जो स्पेशली लास्ट के मंथ होते हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि हथनी इतनी भारी, और उस टाइम पर उसका पेट का वजन उससे भी भारी, है ना। अब उसको उठने में, फिर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में हथनी बहुत बार हाँफ जाती है, उसकी सांस फूल जाती है। और ये एक कारण बन जाता है कि कभी कभार आप तो नहीं जान पा रहे हो कि उसके अंदर क्या वीकनेस है या क्या है क्या नहीं है, उसको कितनी दूर तक आपको रिलोकेट करना है कंजर्वेशन मतलब करने के लिए, आपको उसको एलिफेंट कॉरिडोर में से पास करवाना है एक जगह से दूसरी जगह, भाई कितनी देर उसको चलवा लोगे और कैसे करवा लोगे। फिर एक और चीज़ होती है, आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी जो पृथ्वी पे अगर जिस टाइम पर जो प्रेग्नेंट होता है, आप किसी भी को भी इमेजिन कर लो, चाहे आप वो डॉगीज़ को इमेजिन कर लो, इंसानों को इमेजिन कर लो, और किसी को भी, एक चिड़िया अगर अपने अंडे को देने के बाद उसको सह रही है, किसी को भी आप इमेजिन कर लो, जो फीमेल्स जो एग ले करती हैं या सच में प्रेग्नेंट होती हैं, उनका प्रेगनेंसी के टाइम पे नेचर ना कभी कभार चिड़चिड़ा हो जाता है। समझने की कोशिश करो, क्योंकि एलिफेंट के कंटेक्स्ट में जब यूपीएससी ये तक पूछ सकता है कि इट इज़ लेड बाय फीमेल ग्रुप, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चिड़चिड़ा नेचर हो जाता है ये पृथ्वी पे, मतलब ये रूल है कि अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी को अगर छेड़ोगे तो आप फुट कर ही आओगे, ठीक है। अब उस टाइम पर हथनी को अगर ट्रांसलोकेट करने की बात हो रही है या फिर एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर, तो भाई वो कुछ किलोमीटर का तो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब हथनी को इतना आसान भी नहीं होता है यहाँ से वहाँ तक चलवाना, तो हथनी क्या होती है कि फिर उस टाइम पर ना मुशक्क़त करने लग जाती है कि आपकी चेनें खींचेगी, नहीं जाना उसको, चिड़चिड़ापन, और कभी कभार एकदम से एग्रेसिव हो जाना। अब उस टाइम पर
फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का उसको प्रवोक करना और उसका चिड़चिड़ापन वो करना। अब जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है, अब मैं अपनी वाइफ के साथ उसके 8वें या 9वें महीने या 7वें महीने में जब वो प्रेग्नेंट है तब मैं उसका कलेश कर रहा हूँ। अब वो अगर वो चीखे चिल्लाए या कुछ भी करे तो उससे ऑब्वियसली बात है बच्चे को हार्म है ना। अब मुझे उसको प्रवोक नहीं करना चाहिए बेफालतू में, उसको इरिटेट नहीं करना चाहिए और ना ही कलेश करनी चाहिए उसके साथ, है ना। कोई भी वो बात कहे या कुछ भी वो कहे उसको सहन करके रह जाओ, बाद में बदला लेंगे, ठीक है, पहले बच्चा हो जाने दो। बात ये होती है कि फीमेल एलिफेंट के कंटेक्स्ट में यही चिड़चिड़ापन जो फीमेल एलिफेंट होती हैं, एक तो इतनी लंबी प्रेगनेंसी को कैरी आउट कर रही होती हैं, एंड तक जाते जाते चिड़चिड़ी बहुत हो जाती हैं। अब उस टाइम पर अगर इनको ट्रांसलोकेट करना है ना, तो ये होता है कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ी दिक्कत। ये वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा मैं और एक आर्टिकल भी भेजूंगा, आर्टिकल छोड़ना आप उस वीडियो को देखना, तब आप उसको वो आपको वही ये वाली बात जो मैंने आपको इतनी डिटेल में बताई ना, ये आपको समझ में आएगा कि कंजर्वेशन स्टेटस ना कि प्रेगनेंसी को लेकर ज़्यादा रहता है। उस टाइम पर अगर ये चिड़चिड़ी हैं या फिर वजन बहुत ज़्यादा है तो उनको फिर यार एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना तो वो इतना आसान नहीं होता। फिर उस केस में हाँ एक और चीज़ होती है कि चलो आप फिर भी ज़बरदस्ती करके कैसे भी ले गए, हथनी उस टाइम पर अगर उछल कूद कर रही है या फिर मतलब वो मतलब प्रवोक हो गई और वो गुस्से में मतलब आप चेनों से लेकर जाओगे आप उसे या जो भी करोगे, और वो चिड़चिड़ापन अगर उसका जाग गया तो उसके चलते 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 जो एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एक जाग जाएगा फॉर द टाइम बीइंग हीट ऑफ द मोमेंट में, वो हो सकता है कि गलती से अपने आप को हार्म कर बैठे और बच्चा पेट में मर जाए और उसके बाद एक हथनी जो है हम लूज़ कर रहे हैं हमेशा के लिए पृथ्वी से कि उसकी डेथ हो जाए। ये एक बहुत बड़ा एक दिक्कत होती है, बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो हैंस दे आर नाउ एडेड टू द क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट। सिर्फ इस वजह से, संख्या की वजह से नहीं, संख्या तो यार इतनी अच्छी खासी है। मुझे ये वाला पॉइंट आपको समझाना था क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्योंकि इसके बाद तो एक्सटिंक्ट ही होना है स्पीशी ने। संख्या जब इतनी अच्छी खासी है 4,15,000, ठीक है, तो फिर यहाँ पर ऐसी क्यों बात करी जा रही है कि इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में ये जो है वो रखा गया है अफ्रीकन एलिफेंट को या किसी भी हथनी को एलिफेंट को रखा गया, मतलब हथनी नहीं सिर्फ मतलब किसी भी एलिफेंट को। तो बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली बात ना फीमेल एलिफेंट को लेकर, उनकी प्रेगनेंसी को लेकर और प्रेगनेंसी के एंड में चिड़चिड़ेपन को लेकर, इस वजह से करी जाती है। IUCN ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट और स्टडीज़ के ऊपर कंडक्ट करी थी, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ से जब मैं प्रिपेयर कर रहा था इस कंटेंट को अभी कुछ टाइम पहले 1-2 साल पहले, तो तब मैंने ये देखा था कि मैं कहा नंबर तो अच्छे खासे हैं, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डालने का क्या मतलब है। तो फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और फिर एक वीडियो देखी उसके साथ, तब मुझे जाके समझ में आया कि फीमेल्स का ये एलिफेंट का नेचर का व्यवहार कैसा होता है। लेकिन टू बी फ्रैंक उसके वो तो बस मैंने एक वीडियो देखी थी, मेरे पास कोई अच्छा एक कोई सोर्स नहीं था। पेपर जब हो जाता है तब तो कोई कुछ भी लिख ले, एंड उस टाइम पर PMFIS को इकलौता सोर्स नहीं था मेरा, मैं एलिफेंट का टॉपिक कहीं और से प्रिपेयर कर रहा था। ये लाइन मुझे टू बी फ्रैंक नहीं पता थी जब UPSC ने पूछी थी, मैंने इसको नहीं सुना था कभी, ये मुझे बाद में पता लगा जब पेपर हो गया। द लीडर ऑफ द फीमेल एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल। बहुत लोग बोलते हैं, मैंने जिनसे पूछा मेरे फ्रेंड्स वगैरह का जिनका ठीक हुआ, तो उन्होंने डिस्कवरी वगैरह पे कभी कोई एपिसोड देख रखा होगा, तो वो बोलते हैं कि उनको पता था। लेकिन 90% लोग जितनों से मेरी इंटरेक्शन हुई है वो कहते हैं कि ये टफ क्वेश्चन था, हमें नहीं पता था, क्योंकि यार हथनियों के बारे में, हाथियों के बारे में इतना क्लोज स्टडी हमने कभी करी नहीं है। क्यों नहीं करी है, आप एक बार ज़रा क्वेश्चन देखो। पहले कह रहा है लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल, ठीक है, एक तो सबसे तगड़ी स्टेटमेंट यही पता होना चाहिए। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स, फिर ये नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कार्विंग till the age of 40 years only। उसके बाद amongst the state in India the highest elephant population is in Kerala। यानी कि देखो ये कीवर्ड कार्विंग का मतलब समझते हो क्या होता है? बच्चे पैदा करना, मतलब प्रेग्नेंट इंसान कौन सी एज तक प्रेग्नेंट हो सकते हैं जनरली? रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है फीमेल्स में? इतनी होती है ना, उसके बाद तो मतलब डिफेक्टेड पीजी पैदा होंगे या होंगे ही नहीं, है ना? करिए हाँ
हिंदुस्तानियों में भी ना बहुत वेरिएशंस है श्रेया, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। अभी एक 2-3 साल पहले की बात है, एक 70 ईयर्स की बुढ़िया एक प्रेग्नेंट हुई थी, बच्चे पैदा करे थे उसने इंडिया के अंदर ही। हाँ, हम्म, हर चीज़ इंडिया को तो हटाई दो डिस्कशन से, इन सब चीज़ों से, ठीक है। जनरल बात करते हैं, हाँ भाई 30 से 35 साल, मैक्सिमम 40 साल इंसानों के अंदर, बहुत वो भी बहुत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि पता है क्या होता है, या तो बच्चा अनहेल्दी पैदा होगा या फीमेल्स को बड़ी सारी दिक्कत हो सकती हैं, वो बात ये है, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्टिव एज एक हेल्दी हो तो यही है। अब देखो ये फैट, 22 महीने वाला फैट, 40 साल तक प्रेगनेंसी वाला फैट और केरला वाला फैट। अब खेलें तो कहाँ खेलें? अगर किसी को सिर्फ ये वाला पता था कि लीडर जो होती है वो फीमेल होती है और जेस्टेशन भी रेडी होता है, ठीक है, 22 महीने का मतलब ये होता है, तब वो जाके ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर तक पहुंच सकता था। और जनरली अगर आप इसको देखो, आप यहाँ से यहाँ बस यही कर सकते थे, क्योंकि ये नहीं पता होता। केरला वाले में फिर भी कन्फ्यूजन होती है कि आप कैसे ये पता लगा लो। अब देखो कई लोग कहेंगे हाँ वो करंट अफेयर में होता है, इतना तो पढ़ रखा होगा। अरे भाई प्रैक्टिकल बात है, एग्ज़ाम में बैठ के ये सब याद नहीं आ पाता कि कौन सी स्टेट में लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या वो, और उस टाइम पर कोई ऐसा कोई आर्टिकल आया भी नहीं था, ठीक है। इसको हटाओ, केरला वगैरह किसी को नहीं पता, इन दो के बेसिस पे खेला जा सकता था। अब ये दो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं था, ये जो भी नहीं था, तो मैं क्या करता उस टाइम पर, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं करता। ये क्योंकि रिस्की क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये मेरे देने को 2 नंबर दे सकता है, लेकिन मैं श्योर हूँ भी नहीं उसमें कि मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स के बीच में मुझे श्योर होना चाहिए, तब जाकर मैं या तो राइट ऑप्शन तक पहुँच पाऊँ एक दो स्टेटमेंट को लेकर। सिर्फ जब मुझे 1 ही नहीं पता तो फिर मैं पहुँचूँगा ऐसे स्टेटमेंट में, और मुझे कुछ भी नहीं पता इसके अंदर, तो 40 साल 22 महीने की प्रेगनेंसी केरला, जब कुछ पता ही नहीं है तो क्यों अटेम्प्ट करूँ उसको मैं। और किसी को अगर ये पता था, किसी ने कहीं अपनी लाइफ में कहीं सुन रखा था, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में कोई सोर्स नहीं था उस टाइम पर, ना ही कोई करंट अफेयर में डिस्कशन थी। और कोई अगर इतनी डिटेल में जाकर किसी एक अखबार के कोने के आर्टिकल में जाकर इसको पढ़ रहा, तो वो बेवकूफ़ है, तो वो फिर वो इसी क्वेश्चन को कर पाया होगा, उसका उस साल यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ होगा, ना ही वो प्रीलिम्स क्लियर कर पाया होगा। नॉर्मल सोर्सेज नॉर्मल बात पे चलते हुए ही पढ़ने होते हैं और उसी से एग्जाम वो क्लियर होता है। अगर आप तो अरे यार मैं तो मैकब्राइड कमीशन सॉल्व कर दिया था, मैंने तो एलिलोपैथी का क्वेश्चन अटेंड कर लिया था, मुझे तो हथनी वाला क्वेश्चन पूरा पता था, वो पता था, आपको एक्सपीरियंस है, मतलब डिस्कवरी आपने देखी हो, कभी कुछ सुना हो, आपको कि मैंने पढ़ा था, तो आपके सोर्स ही फिर गलत हैं कि अगर आपने पढ़ा था ये। तो एलिफेंट्स आर मैट्रियार्कल। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो हैं, दे हैव लॉन्गर प्रेगनेंसी देन एनी अदर मैमल, ऑलमोस्ट 22 मंथ्स। कर्नाटका, वहाँ पर 6000 से ज़्यादा, इट हैज़ अब टोटल आपने देखा ना यहाँ पर एशियन एलिफेंट है 40,000 से 50,000, भारत के अंदर मिलते हैं 28,000, और उसमें से भी 25% जो है वो कर्नाटका के अंदर है, 6,000 से ज़्यादा मिलते हैं। इट हैज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया, कर्नाटका के अंदर। दूसरे नंबर पे है असम, फिर है केरला। ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं, दे गिव बर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन 14 and 15 ईयर्स ऑफ एज। अफ्रीकन एलिफेंट के अंदर ऐसा होता है, स्लाइटली लेटर देन एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट थोड़ा जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और अफ्रीकन एलिफेंट जो होते हैं वो कब, 14 से 15 साल के आसपास। फर्टिलिटी इज़ कॉन्स्टेंट बिटवीन द एज ऑफ 16 to 40 ईयर्स, उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। दो फीमेल्स ओवर 60 कैन स्टिल गिव बर्थ। ये सेम चीज़ मैंने बताई ना आपको, इंसानों में भी होती है। प्रेग्नेंट होने में क्या है, प्रेग्नेंट होने को तो कभी भी हो जाओ, बात यह है कि हेल्दी रिप्रोडक्शन को कैरी आउट करना, फिर एक हेल्दी चाइल्ड को बियर करना, वो एक इम्पोर्टेंट मतलब वो है चैलेंज है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? नेचर देख लिया एलिफेंट्स का, एशिया का, अफ्रीका का, और अफ्रीका के अंदर फॉरेस्ट का और सवाना एलिफेंट का, ठीक है। हम आगे बात करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है हाथी की। तो कभी भी कोई ऐसा आपको क्वेश्चन, आप टाइगर के बारे में कुछ सुन चुके हो, और लेपर्ड्स के बारे में सुन चुके हो, क्रोकोडाइल के बारे में सुन चुके हो,
और इतनी सारे कुछ क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उसमें भावुक नहीं हो जाना आपको कि नहीं यार मैं तो करके ही रहूँगा ऐसे। और कोई पर्सन यहाँ पर मान लो कि केरला से वो यूपीएससी दे रहा है, नहीं यार मेरे यहाँ तो ये जो एलिफेंट ह्यूमन कन्फ्लिक्ट होती है तो होती ही रहती है, मैं तो करके ही रहूँगा इस क्वेश्चन को, मैं तो भावुक हूँ, केरला शब्द का इस्तेमाल हुआ कैसे उस क्वेश्चन के अंदर, वो फिर 1 साल बर्बाद करने वाली बात है। बाकियों के ऊपर खेलो, पता है तो ऐसे क्वेश्चंस को करो, नहीं पता तो कोई बात नहीं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एलिफेंट्स, क्यों ज़रूरी है एलिफेंट्स। अब एलिफेंट एक बार बताओ ज़रा, जो एलिफेंट है उसका एक टाइम का नाश्ता पानी है, इसमें एक टाइम का नाश्ता पानी हाथी का जो होता है गौरव, वो कम से कम 250 से 500 किलो का होता है, एक अच्छे खासे हाथी का, राइट। श्रेया, अगर आप हाथी रख लो ना अगर घर पे, तो आपको ऑफिस वाले कलीग्स की भी सैलरी घर पे मांगनी पड़ जाए, इतना खर्चा हो जाए आपका। तभी तो जो राजा महाराजा जो हाथी जो रखते थे, तभी तो उनको इतना पॉश, इतना रिच माना जाता था। 2 चीज़ें अफोर्ड करना बहुत महंगी होती हैं, इंसान अगर उसको रखे, एक घोड़ा और एक हाथी। तो श्रेया, देश में मतलब दुनिया में इंसानों के खाने के लिए इतना कुछ नहीं है, और मिड डे मील स्कीम जैसे वगैरह प्रोग्राम चलते हैं, वो चलते हैं, ठीक है, और एक टाइम पर 500 किलो का नाश्ता करता है। पानी की 1000 लीटर जैसी टंकी को तो 1 सेकंड में चटका जाए, ठीक है। तो ये तो श्रेया फालतू का, इसमें जितना मतलब एक फसल की पैदावार नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा तो ये भाई साहब खा जाते हैं श्रेया। जितना एक इंसानों को फीड करा जा सकता है या उसमें उतनी मेहनत करी जा सकती है उसके प्रोडक्शन में, उतना तो एक टाइम पे खा जा रहा है, 1 महीने की मतलब पूरी की पूरी अनाज को, या फिर जो भी मतलब उतनी प्रोडक्शन को। और हाथी दूध देता है क्या? हाथी फ्रिक्वेंटली एक मिल्चिंग एनिमल है वैसे क्या, मतलब आप हाथी को रख के उसका दूध बेच सकते हो? फ्रिक्वेंटली देगा? ऐसा तो नहीं है। बच्चे तक को पिलाने के लिए उतना वो निकाल लेगा, है ना। तो यानी कि चलो ये भी इससे फ़ायदा नहीं है। फिर हाथी अंडा देता है क्या इसमें? नहीं ना, पक्का, ये इसमें कोई डाउट नहीं है शायद किसी को भी, हाथी का अंडा नहीं होता। ठीक है, पिक्चरों में देखा होगा इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। जब ये क्वेश्चन आया था मुझे यही लगा था ये इसने एक स्टेटमेंट तो छोड़ी थी, ये भी पूछ लेता कि हाथी अंडा देता है कि नहीं देता, मैं कम से कम एक तो एलिमिनेट होती। तो यानी कि कुल मिलाकर श्रेया ऐसे तो डिस्कशन से ही लग रहा है लॉजिकल प्रैक्टिकल तरीके से कि बर्डन है। तो अगेन मेरा सवाल, हम हाथियों को पृथ्वी से लुप्त क्यों नहीं करते थे, खत्म कर दो सारे हाथी को, ऐसा क्यों नहीं करते थे? अब हाथी के पास अगर आर्ग्यूमेंटेड पावर हो और बोलने की क्षमता हो, तो हाथी भी तो ये कह सकते हैं कि सारे इंसानों को लुप्त कर दिया जाए, राइट। क्योंकि ये काफ़ी मीन चीज़ हो जाती है, मीन एटीट्यूड हो जाता है लिविंग के लिए, और मैंने आपको बताया था। और ये किसके अगेंस्ट है, कौन से एथिक्स के अगेंस्ट है? इन्वायरमेंटल एथिक्स के, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, ये तो आपको इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बता रहा है ना, इसको छोड़ो। इसके अलावा ना मैं आपको एक अच्छा पॉइंट देता हूँ, हाथियों की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो हमारे देश में होगी नहीं होगी वो हटाओ, लोग जागरूक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन पूरी कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ के सारे लोग एक चीज़ से बहुत वाकिफ है कि हाथियों की कौन सी सिग्निफिकेंस बहुत प्राइमरी है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस। किसका रूप स्वरूप माने जाते हैं देवी देवताओं में? गणेश जी का। तो ये एक पॉइंट लिख लो प्लीज आप लोग। हाथियों की रिलीजियस सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। फ़र्क पता है कितना है? देखो, उत्तर भारत के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सा पवित्र जानवर है? 36 कोटि के देवी देवता जिसमें वास करते हैं, हर कोई इनको अपने घर में रखता है या सेवा करता है उनकी, काऊ। दक्षिण भारत के अंदर कोई भी ओकेशन हो, मंदिर हो और कोई भी यात्रा निकल रही हो, किसी की शादी हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर पूजनीय एनिमल कौन हो जाता है? एलिफेंट। मानते हो इस चीज़ को? बताओ, ऐसा ही होता है। बड़े सारे फेस्टिवल्स में
और इवन उड़ीसा में भी जगन्नाथ जी की जब यात्रा वगैरह कुछ निकलती है तो हाथियों का भी एक प्रोसेशन निकलता है जिसमें, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अलग अलग जगहों पर इम्पोर्टेंट माना जाता है। उड़ीसा के जंगलों के आसपास भी ये हाथी, और जो ट्रेंड हाथी होते हैं उनको मतलब बुलाया जाता है और सजा कर, और पूरा का पूरा एक वो जो गोल्डन कारपेट होता है इनके ऊपर जो रखा जाता है ना, और काफ़ी अच्छे से एक बहुत ही ज़्यादा पायस, पवित्र और रिलीजियस एनिमल माना जाता है ना बहुत सारे स्टेट्स में। बिल्कुल, तो ये चीज़ याद रखना। मतलब ये वाला देखो, ईवीएस पढ़ रहे हो तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो पढ़नी ही पढ़नी है, तो हर कोई बता देगा। आप एक स्टेप बियॉन्ड जाकर उसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस को भी हाईलाइट करना, ठीक है। तो खैर बात करते हैं, एलिफेंट्स आर कीस्टोन स्पीशीज। इनका जो नोमैटिक बिहेवियर होता है, ये डेली और सीजन टू सीजन माइग्रेट करते हैं। द डेली एंड द सीजनल माइग्रेशन दे मेक थ्रू देयर होम रेंजेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये जब ये माइग्रेट कर रहे होते हैं, क्या बता देते हैं कि कुछ ना कुछ कमी है उस इकोसिस्टम के अंदर, है ना, कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग है। तो हाथियों के व्यवहार से भी हमें काफ़ी कुछ ये जो है वो पता लग जाता है। उसके बाद लैंडस्केप आर्किटेक्ट, जो हाथी हैं अपने वजनदार वजन के चलते जब वो जंगलों से होकर गुजरते हैं तो वो पाथ बना देते हैं, दे क्रिएट क्लियरिंग्स इन द फॉरेस्ट, है ना। फिर इनका पैर जब बहुत सारे घास फूस पर किसी न किसी पर पड़ता है तो दे प्रिवेंट द ओवर ग्रोथ ऑफ सर्टेन प्लांट स्पीशीज ऑल्सो। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर कुछ इन्वेसिव स्पीशी ग्रो करना चाह रही हो, लेकिन हाथी की माइग्रेशन डेली हो इस रास्ते पे, तो वो मर जाए इनकी कदम रखते 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 रखते, है ना। उसके बाद कोई इंसान है क्या हाथी का वजन उठा सकता है क्या, बताओ। गौरव, हाथी आपके ऊपर चढ़ गया, बैठ गया, फिर जूस ही निकल जाएगा आपका तो, है ना। अलाउइंग स्पेस फॉर रीजनरेशन ऑफ अदर्स, नए नए क्रॉप्स और फसल पैदा हो सकती है, विच इन टर्न प्रोवाइड सस्टेनेंस टू अदर एनिमल्स ऑल्सो, ओवर ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद सीड डिस्पर्सल, हाथी जो है, हाथी कैसा एनिमल होता है, हर्बीवोर, कार्निवोर क्या ओमनीवोर। हर्बीवोर, घास फूस और यही सब खाता है। हाथी का फेवरेट फूड क्या होता है जनरली, केले, ठीक, और उससे भी ज़्यादा शुगर केन, गन्ना खाता है, ठीक है। तो जब हाथी, अगर आप उसको एक ट्रेंड वे में नहीं रख रहे हो, फिर तो आप मतलब छांट छांट के उसको खाना खिलाओगे। जंगलों में जब खुद से वो खाना खाता है तो वो जड़ें उखाड़ उखाड़ कर खाता है ना। उसके बाद क्या होता है, जब वो खाना ऐसे खाता है और फिर वो बड़े सारे जो वो वेजिटेबल्स को कंज्यूम करता है, या कोई भी उसने प्लांट को कंज्यूम करा, कुछ भी कंज्यूम करा, उसके फ्रूट्स के अंदर या कुछ भी जो बीज होते हैं वो उनको भी खा लेता है। अब हाथी ने ज़्यादा चबा चबा कर तो खाया नहीं होता है, वो तो बस भरते चलता अपने अंदर पूरा का पूरा खाना, जितना हो सके भर लो। हम जैसे च्यू करते हैं ना, डॉक्टर हमें क्या बोलता है इंसानों को कि 28 से 32 बार, 28 to 32 टाइम्स आपको एक बाइट को च्यू करना चाहिए। वो आपकी बेस्ट पाचन शक्ति बन सकती है, आप बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो न्यूट्रिशन अपने खाने से, और आपका पेट भी कभी ख़राब नहीं होगा। बहुत बोरिंग होता है ऐसा करना वैसे, ठीक है। तो एलिफेंट, क्योंकि 28 से 32 बार बहुत हो जाता है, आज खाना खाओगे तो करके देखना ज़रा, एक एक बाइट में, एक रोटी के बाद तो आप बोरी हो जाओगे, ठीक है। तो एलिफेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, व्हेन दे डेफिकेट ना, तो उसमें वो सीड जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। अब क्या होता है, उन्होंने एक जगह के कुछ ये फल सब्जियां खाए होंगे जिसमें सीड होंगे, वो माइग्रेट कर गए दूसरी जगह पर जाकर उन्होंने डेफिकेट करा, 1-2 दिन के ट्रैवल के बाद, या फिर रास्ते में अलग अलग जगह पर, एक जगह थे वो खाते चल रहे थे, फिर आगे डेफिकेट करा, फिर एक जगह से खाया, फिर डेफिकेट करा। ऐसे करते करते ये सीड जो है अलग अलग डिस्पर्स करते चलते हैं। तो जिन एरियाज़ में फॉर एग्जांपल मान लो
इस पॉइंट की रेलेवेंस ये है कि जिन एरियाज़ में वेजिटेशन अगर कम भी है तो ये वेजिटेशन को वहाँ पर बढ़ावा दे देते हैं, समझ गए। उसके बाद न्यूट्रिशन, जो एलिफेंट डंग है इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू प्लांट्स एंड इट एक्ट्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स, क्योंकि गोबर पर ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट तो पनपे गई, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है डंग जो होता है वो एक प्रकार की खाद होता है, प्लांट का खाद होती है प्लांट के लिए, मैन्योर का काम करता है डंग, है ना। तो एलिफेंट का साइज इतना बड़ा तो डंग सोच लो कितना ज़्यादा। उसके बाद जिस एरिया में वो गिरता है या ये जो गिराते चलते हैं तो इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू प्लांट्स, जब वो स्पेशली मिट्टी वगैरह के अंदर जो मिल जाता है, एंड इट इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स ऑल्सो। उसके बाद वाटर प्रोवाइडर्स, ड्रॉट के टाइम पे दे एक्सेस द वाटर बाय डिगिंग होल्स, जो कि दूसरे वाइल्ड लाइफ को भी बेनिफिट करता है। अब इनके इतने बड़े बड़े जो पैर हैं, देयर लार्ज फुटप्रिंट्स कलेक्ट वाटर व्हेन इट रेन्स, मतलब उसमें गड्ढे के अंदर वो पानी भर जाता है जब ये पैर रखते हैं कहीं पर। तो जो छोटे जीव जंतु हैं, मेढक, टेडपोल्स, कुछ चिड़िया, वो आके वहाँ पर पानी पियेंगी तो उनको भी राहत मिलती है। यानी कि देख रहे हो शायद कहानी, ये कहानी की तरह, पिक्चरों की तरह लेके चल रहा है, मतलब हाथी मेरे साथी, सबका भला करते चल रहा है ये है। उसके बाद फूड चेन, जो एपेक्स प्रेडेटर होते हैं लाइक टाइगर्स, कभी कभार वो यंग एलिफेंट को हर्ट कर देते हैं, ठीक है। यंग एलिफेंट या बड़े एलिफेंट अपने आप को भी कभी कभार हर्ट कर लेते हैं। पानी के नहर के किनारे पानी पीने गए, वहां क्रोकोडाइल भाई साहब बैठे हुए थे और पकड़ ली सूंड इनकी, ठीक है। लेकिन हाथी अपने आप को बचा काफ़ी ज़्यादा सकता है। हाथी का एक कदम अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसका जूस निकल जाता है। इसलिए आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा ना कि बड़े बड़े साइज़ के जैसे एनिमल्स होते हैं, राइनो या फिर एलिफेंट, और शेर या फिर चीतों का ग्रुप उनका शिकार कर रहा है तो हाथी भागकर मारता है उनको टक्कर और लुढ़क कर गिरता है शेर और चीता दूर, टाइगर वगैरह दूर जाकर, है ना, और भागते हैं फिर वो वहाँ से। इसलिए तो ये जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर आपके जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो आपको, इसलिए तो अगर आपको सवारी करनी है तो आप जीप में करो, और बहुत क्लोजली अगर मॉनिटर करना है तो आप हाथी के ऊपर बैठ के आपको करवाया जाता है। क्यों? ये टाइगर, लायन वगैरह हाथी से डरते हैं उसके साइज़ की वजह से, जाइंट साइज़ की वजह से। इसलिए कहते हैं अगर आप कभी भी शेर चीते के सामने अगर आ जाओ, दो चीज़ों से आप बच सकते हो 100%। एक तो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते रहो बिना डरे, रोना नहीं है उस टाइम पे, मम्मी पापा, देखते रहो उसकी आंखों में बोल्ड बनकर, क्योंकि जहां उसको अपने से कमज़ोर कोई लगता है उसकी आंखों में तो वो मैन ईटर तो नहीं होता लेकिन गर्दन पे वार करके आपको मार डालेगा। ये जो टाइगर लायन होते हैं मैन ईटर नहीं होते हैं कभी भी, ये मतलब इंसानों का मांस खाने के लिए नहीं बने होते हैं। अपने बचाव के चलते या तो आपको मार देंगे, या जब ये शहरों में आते हैं, जब इनका हैबिटेट लॉस हो जाता है तभी ऐसा करते हैं। और जब आपको एक बारी मार ही दिया फिर वो अपने मील को कभी वेस्ट नहीं करते हैं, फिर तो वो खा ही लेंगे। लेकिन मैन ईटर नहीं होते कि आप सोचो कि टाइगर इंसानों का ही शिकार करने ढूंढने निकला है, तो ऐसा नहीं होता है। ना ही लायन ना ही चीता। जैकाल वगैरह या जो लकड़बग्गे होते हैं वो फिर भी बदमाश होते हैं, वो खा सकते हैं, लेकिन ये मैन ईटर नहीं होते हैं। हाँ, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, आप अपने हाथ को ना घुटने पे बैठ के रेस कर लो, तो उनको ये लगता है कि मेरे से ऊंची कोई चीज़ है हाथी जैसी, तो वो आपको छोड़ देंगे। एलिफेंट के सामने फंस जाओ, एलिफेंट ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तब भी ये करा जाता है कि आप अपना हाथ रेस कर दो, तो एलिफेंट को लगता है कि उससे भी जायंट कोई चीज़ उसके सामने खड़ी हुई है, तो वो डर जाता है। जैसे श्रेया ज्योग्राफी में डिजास्टर्स को पढ़ते हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट आता है ना, फिर
कि कैसे प्रिवेंट करा जाए। ऐसे ये प्रेडेटर्स को कैसे प्रिवेंट करा जाए तो उसका मैनेजमेंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फर्दर एलिफेंट्स कारकैसेस दे प्रोवाइड फूड फॉर अदर एनिमल्स। और कारकैसेस समझते हो ना, डेड बॉडीज, मतलब जो ये मर गए हैं। अब सोच के देखो ये कितने बड़े एरिया में एक फॉसिल क्रिएट करेगा, राइट? बहुत बड़ा साइज होता है ना। उसके बाद जब इसका जो शरीर का मास है जब वो मिट्टी के अंदर मिलेगा तो वो मैन्योर भी बहुत ज़्यादा बनाएगा, राइट? और उस एरिया के अंदर फर्टिलिटी भी आ सकती है। किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैराकास हो, चाहे वो ट्रीज़ हो, छोटे छोटे पौधे हो, इंसानों की बॉडीज़ हो, जानवर हो, कुत्ते का शरीर हो, बिल्ली का शरीर हो, उससे फ़ायदा तो मिलता ही है ना मिट्टी को, कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अम्ब्रेला इफेक्ट के बारे में। बाय प्रिजर्विंग अ लार्ज एरिया फॉर एलिफेंट्स टू रोम फ्रीली, एलिफेंट्स आराम से घूम सकें एक जगह पर, वन प्रोवाइड्स अ सुटेबल हैबिटेट फॉर मैनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज ऑफ एन इकोसिस्टम। अगर हम एक एलिफेंट के एरिया को प्रिजर्व कर पा रहे हैं कि वो फ्रीली घूम सके, तो एलिफेंट का एरिया, या जिसको हम लोग आम भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स, तो वो काफ़ी बड़े एरिया होंगे कि नहीं होंगे? अगर उस एरिया में किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इंटरवेंशन को अगर हम रोक पा रहे हैं, तो हाथी के साथ साथ और भी तो एनिमल्स का सर्वाइवल हम सुनिश्चित कर पा रहे हैं। इसका मतलब इतने बड़े एरिया के अंदर, राइट? बहुत सारी चिड़ियाँ, छोटे छोटे साइज़ के कुछ एनिमल्स हैं, जैसे रैबिट है, डियर है, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, कुछ अलग अलग उधर एरिया में चिड़िया आती हैं, हाथी तो है ही, कुछ और भी बहुत सारे जो जानवर, जीव जंतु जो हैं, उनका भी तो हैबिटेट ऑटोमेटिकली सुनिश्चित हो जाता है। तभी तो मैं कह रहा था आपको कि हाथी जो है वो सबका भला करके चलता है। इवन इसके पैर रखने में भी भला है, क्योंकि आप देखो अगर ये कहीं पर गड्ढा बना रहा है, वहाँ पानी भर रहा है, तो छोटे जीव जंतुओं से फ़ायदा हो जाएगा। गोबर कर रहा है तब भी फ़ायदा है, बड़े सारे एनिमल्स जो इंसेक्ट्स हैं, सॉरी, वो उस पर फीड कर पाएंगे, ठीक है। फिर सीड को स्कैटर करता है, और जहाँ डेफिकेट कर रहा है तो वहाँ मिट्टी में जो इसका डंग जो मिलेगा तो उससे एक मैन्योर बहुत अच्छा खासा बन जाएगा। मरेगा तब भी भला कर रहा है। साइज़ बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा जो इसका कैरकास होता है उसकी वजह से जो डेड बॉडी होती है, काफ़ी बड़े एरिया में एक फॉसिल क्रिएट हो सकती है, और काफ़ी बड़े एरिया को, एक सॉइल को एक फर्टिलिटी मिल सकती है, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।